हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में। दोस्तों, आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का शाब्दिक अर्थ आराम, ठहराव या विश्राम या रुकना होता है। चिन्ह का शाब्दिक अर्थ प्रतीक, निशान या पहचान संकेत होता है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय जहाँ हम कम या अधिक ठहराव लेते हैं तो लिखते समय उस ठहराव के स्थान पर जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं, कम या अधिक ठहराव लेते हैं तो लिखते समय, जब उनको लिखते हैं तो उनके लिखते समय जो ठहराव लेते हैं उनके स्थान पर जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी हैं। कामता प्रसाद जी के अनुसार इन्होंने कहा है कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है। इन्होंने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। पूर्ण विराम को छोड़कर, यानी कि जो पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम होता है, इसको छोड़ करके सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। हिंदी में सर्वाधिक अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सर्वाधिक अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम सारे विराम चिन्हों को एक एक करके आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। अल्प विराम, इसका प्रयोग हमेशा शब्दों के साथ होता है। अल्प विराम का प्रयोग हमेशा शब्दों के साथ होता है। इसका प्रयोग हमेशा शब्दों के साथ होता है। अल्प विराम का प्रयोग हमेशा शब्दों के साथ होता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का अर्थ होता है ठहराव। अर्थात थोड़ा ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा शब्दों में होता है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चार भाई थे। ये जो शब्द है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनके जो बीच में ये जो चिन्ह लगाया हुआ है अल्प विराम का है। तो अल्प विराम का चिन्ह हमेशा शब्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है? शब्दों के साथ। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चार भाई थे। एक और बात ध्यान रखना, ये अल्प विराम को अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर 3 बार से ज़्यादा होता है तो उसको हम वा, या अथवा और का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, सीता, गीता और रीता, कविता,
और या अथवा हुआ, अनीता 5 बहनें थीं। 5 बहनें थी। तो यहाँ पर जो सीता, गीता, रीता के शब्दों के बीच में हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है और इसके ज़्यादा 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसके जगह में अल्प विराम न लगा करके और, या, अथवा, व आदि शब्दों का प्रयोग करके आगे शब्द बनाते हैं। समान आधार वाले शब्दों के साथ अल्प विराम का प्रयोग होता है। लिंग, संज्ञा, वचन या सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, या सभी जातिवाचक संज्ञा हो, या सर्वनाम हो, या विशेषण, यानी कि अगर लगातार विशेषण आ रहा है या भाववाचक संज्ञा या संज्ञा, सर्वनाम जो भी आ रहा है लगातार, तो उसके स्थान पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका उच्चारण करने में हम 25% हवा को बाहर निकालते हैं। इसका उच्चारण करने में, अल्प विराम का उच्चारण करने में 25% हवा को बाहर निकाल देते हैं तथा 75% वायु को फेफड़ों में रखते हैं। अगला विराम चिन्ह है अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है? ये अर्ध का मतलब होता है आधा, विराम का अर्थ ठहराव, यानी कि जहाँ पर हम वाक्यों का प्रयोग करने में या वाक्यांशों का प्रयोग करने में या उपवाक्यों का प्रयोग करने में या आश्रित वाक्यों का प्रयोग करने में हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वाक्यांश में, उपवाक्य में, आश्रित वाक्य में करते हैं। जैसे उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा? मैं कल नहीं आऊँगा। ये क्या हुआ? ये उपवाक्य है और ये क्या हो गया? सरल वाक्य। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अर्धविराम का? वाक्यांश में, उपवाक्य में, आश्रित वाक्य में। दूसरा देख लेते हैं उदाहरण। उसने कहा मैं कल विद्यालय जाऊंगा। इसका
इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय 50% वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है और 50% फेफड़ों में रह जाती है। अगला है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम या इसे ही उपविराम कहते हैं। उपविराम, इसका चिन्ह क्या होता है, ये। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। जैसे गदर, एक प्रेम कथा। दहेज, फिर उपविराम, क्या है दहेज, एक सामाजिक बुराई। अब अपूर्ण विराम का चिन्ह और विसर्ग, इसमें अंतर क्या होता है। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, विसर्ग, इसमें अंतर क्या होता है कि ये अपूर्ण विराम ये ऐसे होता है इसका चिन्ह, और विसर्ग, विसर्ग क्या है, शब्द के समीप लगता है। जैसे दुख, तो ऐसे दुख, प्रातः, बिल्कुल समीप लगता है। और इसमें क्या है, अपूर्ण विराम में जैसे विज्ञान, विज्ञान ये यहाँ लगेगा और ये पूरा गोला रहता है, कोई बीच में स्पेस नहीं रहता, इसमें स्पेस रहता है। विज्ञान एक वरदान, ये विसर्ग और अपूर्ण विराम में अंतर है। इसमें क्या होता है, 75% वायु बाहर निकल जाती है और 25% वायु फेफड़ों में रह जाती है। अगला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कैसा होता है, ये इसका चिन्ह, ये दो होते हैं, एक खड़ी पाई होता है, एक दो खड़ी पाई होता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इनका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। और ये जो होता है छंदों में प्रयोग किया जाता है, छंद में। और ये तो वाक्य के अंत में होता ही है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, वाक्य के अंत में। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब इसमें क्या हुआ, पूरी वायु बाहर निकल गई। छंदों में देख लीजिए, छंदों में दो कैसे हो, ये तो एक हो गया खड़ी पाई। अब दूसरा देख लीजिए,
जैसे जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो जो अंत में लास्ट में प्रयोग होता है तो उसमें दो खड़ी पाई प्रयोग होता है। जैसे दूसरा देख लीजिए, कारज धीरे होत है, काहे काहे होत अधीर। ये एक खड़ी पाई हो गई। उस समय पाय तरुअर भरे, केतक सींचे नीर। अब ये खड़ी पाई। तो पूर्ण विराम, पूर्ण का मतलब पूरा, विराम का मतलब ठहराव। यानी कि जब वाक्य के अंत में पूरा ठहराव होता है वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम दो तरीके से होता है, एक खड़ी पाई में रहता है, एक दो खड़ी पाई में रहता है। तो जैसे राम स्कूल जाता है तो यहाँ पूर्ण विराम, अब पूरी वायु बाहर निकल गई फेफड़े से। अब जैसे ये कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाय तरुअर फरे, केतक सींचे नीर। तो यहाँ पर अब पूर्ण डबल पूर्ण विराम लगा हुआ है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसा होता है? इसका प्रयोग विलोम शब्दों के साथ होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? विलोम शब्दों के साथ। इसका प्रयोग विलोम शब्दों के साथ होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग विलोम शब्दों के साथ होता है। जैसे दिन का विलोम क्या होगा? रात। प्रकाश, अंधकार। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? एक तो इसका प्रयोग विलोम शब्दों में होता है, दूसरा कहाँ होता है? शब्दों को जोड़ने व अलग करने में। इसका प्रयोग शब्दों को जोड़ने या अलग करने में होता है। जैसे माता पिता, माता पिता। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? पितरों। भाई बहन, चाचा चाची।
अगला पॉइंट, संयुक्त क्रिया के साथ इसका प्रयोग संयुक्त क्रिया के साथ भी होता है। संयुक्त क्रिया के साथ भी होता है। संयुक्त क्रिया जैसे देना, लेना, और जैसे देना, लेना, ये संयुक्त क्रियाएं हो गई। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? समासिक पदों में। समासिक पदों में। समासिक पदों में कैसे होता है? जैसे धीरे धीरे, दिनों दिन, दिनों दिन नहीं होता है, दिन दिन। जैसे दिन दिन, इधर उधर, शब्द की आवृत्ति में भी होता है इसका प्रयोग। शब्द की आवृत्ति में। शब्द की आवृत्ति में कैसे होता है? जैसे शब्द की आवृत्ति मतलब जिसका दोबारा प्रयोग हुआ हो बार बार। जैसे छोटा, छोटा, अलग, अलग, हरा हरा, ऐसे। और कहाँ पर होता है प्रयोग इसका? शब्द युग में, शब्द युग्म में, पुनरुक्ति में, अर्ध आवृत्ति में, सार्थक निरर्थक शब्दों में, कैसे होता है? जैसे शंकर, शंकर, चाय, वाय। क्या है? ये सार्थक है, चाय सार्थक है, वाय निरर्थक है। अगला विराम चिन्ह देखेंगे। अगला क्या है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये कैसा होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे? इकहरा, दुकहरा। इकहरा ऐसे होता है, दुकहरा ऐसे।
इकहरा में क्या क्या आते हैं? अज्ञात कथन के साथ, अज्ञात कथन के साथ उपाधि, उपनाम, पुस्तक का नाम, दुकहरा अवतरण चिन्ह किसमें प्रयोग होता है? प्रसिद्ध पुस्तक में, प्रसिद्ध पुस्तक, कवि, कवियों के नाम, महापुरुष, महापुरुष के कथन के साथ, कथन के साथ नारे, ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य, मुहावरे, प्रसिद्ध कथन, मतलब अवतरण या उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा यानी कि ये इकहरा उद्धरण चिन्ह और ये दुकहरा। इकहरा जो है कि अज्ञात कथन के साथ, उपाधियों के साथ, उपनाम के साथ, पुस्तक के नाम के साथ प्रयोग करते हैं, और दुकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग प्रसिद्ध पुस्तक, कवि, महापुरुष के कथन के साथ, नारे, ध्येय वाक्य, मुहावरे, प्रसिद्ध कथन के साथ इनका प्रयोग करते हैं। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कुंजी है। तो ये अज्ञात है, इसको किसने कहा पता नहीं है, तो ये क्या है? अज्ञात कथन। जैसे प्रेमचंद ने गोदान लिखा, तो ये गोदान क्या हो गई? अब जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये नेपोलियन क्या है? उपाधि है। ये क्या है? उपाधि। इसी तरह कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर क्या है? उपाधि है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो क्या है? नारा है। दिल्ली चलो ये क्या है? ये नारा है। तो नारे में क्या करते हैं? दुकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये क्या है? ध्येय वाक्य है। इसमें ध्येय वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं? दुकहरे अवतरण चिन्ह का। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अब ये क्या है? कथन है। ये कथन है तो किसी के कथन में दुकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला विराम चिन्ह लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, इसका चिन्ह प्रतीक ऐसे होता है। इसका प्रयोग, लाघव चिन्ह का प्रयोग समय तथा धन के बचत के लिए करते हैं। समय तथा समय की कैसे बचत होती है? जैसे अब ये डॉक्टर को पूरा लिखना पड़ता है, डॉक्टर। अब डॉक्टर पूरा ना लिख करके डॉक्टर ऐसे लिख दे, ये बड़ा नहीं होता, यहाँ पर लगाया जाता है चिन्ह। जैसे एम ए पूरा ना लिख करके शॉर्ट में लिख देते हैं। और धन की बचत कैसे होती है? जैसे इतना बड़ा लिखा तो इंक ज़्यादा लगी, अब यही इंक कम लगेगी तो ये धन की बचत हो गई। जैसे दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, BA, ऐसे ही तमाम शब्द हैं जहाँ पर विराम चिन्ह का, लाघव विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है लोप लाघव। लोप लाघव में ये 3 क्रॉस के चिन्ह होते हैं। इसका प्रयोग अश्लील, अमर्यादित, अशब्द शब्दों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कोई कहते तू डैश है, अब वो क्या समझे अपने आप को? चाहे गधा समझे, कुत्ता समझे, कमीना समझे, कुछ भी समझे, तुम डैश नालायक हो या कुछ भी हो। तो ये शब्द, अश्लील शब्द से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशन या निर्देश चिन्ह, ये जो चिन्ह बने होते हैं, जैसे डैश है, ये एरो है, हैश है, @ 1 2 3 का खा गा घा, यह जो सिंबल बने होते हैं आजकल ये प्रचलन में खूब है कंप्यूटर में। तो इन चिन्हों का प्रयोग निर्देशन या निर्देश चिन्ह के लिए करते हैं। जैसे प्रस्तावना डैश कर दिया, या कुछ लिखे, निर्देश लिख दिए, उसमें चिन्ह लगा दिए, का खा गा घा 1 2 करके पॉइंट में लिख दिए। वैसे निष्कर्ष के बाद डैश लगा दिया। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ऐसे होता है, ये कम से कम शब्दों की स्पष्टता के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नोट, तो नोट में ऐसे डाल दिया और कम शब्दों में लिख दिया, जैसे पता। अगला देखते हैं, अगला है आवर्ती या पुनरावृत्ति चिन्ह। आवर्ती या पुनरावृत्ति का चिन्ह ऐसे होता है, इसका प्रयोग समय तथा धन की बचत के लिए करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग किसमें करते हैं? समय तथा धन की बचत के लिए। इसके पहले एक था विवरण चिन्ह, और विवरण चिन्ह के बाद बताए थे विवरण चिन्ह का भी इसका प्रयोग स्पष्टता के लिए करते हैं। और एक बताए थे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का भी प्रयोग किसमें करते थे? समय तथा धन की बचत के लिए। तो और आवर्ती या पुनरावृत्ति चिन्ह का भी प्रयोग समय तथा धन की बचत के लिए करते हैं। कैसे? जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम पूरा यहाँ पर आ गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद और द्विवेदी न लिख करके आवर्ती या पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यानी कि इसके स्थान पर यही रहेगा, जो ऊपर है यही यहाँ नीचे रहेगा। तो आवर्ती और पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग समय तथा बचत के लिए करते हैं। तुल्यता चिन्ह,
या समानता। तुल्यता यानी कि बराबर, बराबर का भाव दिखाने के लिए तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इनका प्रयोग शब्दार्थ समानार्थी शब्दों के युग में होता है। जैसे मयंक, मयंक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। अब नहीं जानते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे कि मयंक क्या है? चंद्रमा। जैसे सन्निधि, अब सन्निधि समानता का चिन्ह लगाएंगे। सन्निधि का अर्थ होता है अत्यंत निकट। अब आगे देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह हिंदी में दो ही होते हैं, ये छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इसमें मंझला कोष्टक नहीं होता है, मंझला कोष्टक का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। जैसे मैंने रात में मयंक देखा। अब मयंक जो है कि नहीं जानते हो तो यही सोचेंगे कि कोई लड़के को देखा, लेकिन इसका अर्थ होता है, मयंक का अर्थ भी होता है चंद्रमा। तो अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो ये मयंक के बगल में ही कोष्टक में चंद्रमा लिख देंगे, ताकि ये पता रहे कि मयंक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा भी होता है। अब जैसे छोटा है, गिनती का अक्षर जैसे छोटा है, छोटे का प्रयोग करने के लिए, दर्शाने के लिए छोटे ही कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे बड़ा में फर्स्ट लिखते हैं तो इसका बड़ा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वैसे ए छोटा वाला लिखेंगे तो छोटा कोष्टक में, ए बड़ा लिखेंगे तो बड़े कोष्टक में। वैसे इतश्री या समाप्ति चिन्ह, इतश्री का मतलब ही होता है समाप्ति, यानी कि इसका चिन्ह दो होते हैं, एक ये होता है और ये होता है। ये पहले बड़ी लाइन, फिर छोटा चिन्ह गोला, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, केवल तीन ही होते हैं। वैसे ये सबसे पहले ऊपर बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसका प्रयोग कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद होता है। जैसे हमने पूरा पेपर लिख दिया, ऐसे पूरा पेपर हो गया, अब लास्ट में जा कर के हमने 3 लाइनें लगा दी ऐसे, तो अब इसके आगे कॉपी चेक ही नहीं होगी, क्योंकि ये दर्शा रहा है चिन्ह, ये चिन्ह दर्शाता है कि यह कार्य पूरा समाप्त हो चुका है। या ये वाले चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तब भी आगे कॉपी नहीं चेक होगी। उससे क्या होता है, इस चिन्ह के लगने के बाद यह दर्शाता है कि कार्य पूरा समाप्त हो चुका है। अगला विराम चिन्ह, अगला है कागपद या इसे हंस पद, त्रुटि पद, विस्मरण चिन्ह या भूल सुधार चिन्ह भी कहते हैं। यह चिन्ह ऐसे लेमड़ा की तरीके होता है। जैसे भारत की राजधानी में स्थित है, यानी कि जैसे कोई वाक्य लिखते समय अगर भूल जाते हैं तो वहाँ पर लेमड़ा, ये लेमड़ा नहीं, काग या हंस पद, त्रुटि पद या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके उसको सही कर लेते हैं। जैसे भारत की राजधानी स्थित है, अब कहाँ स्थित है, यहाँ पर भूल गए तो अगर ये ऊपर साइड लगाएंगे तो यहाँ ऊपर लिखेंगे दिल्ली में, दिल्ली भूल गए थे तो दिल्ली लिख दिए। जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, क्या लखनऊ है, अब यहाँ जैसे हमने नीचे इसको लगा दिया, क्या, राजधानी, राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, अब ये दशरथ लिखा है तो सिर्फ एक लाइन से काट देंगे और यहाँ पर ये हंस पद का चिन्ह लगाएंगे और इसको सही लिख देंगे, दशरथ। रिक्त स्थान चिन्ह अगला है, रिक्त स्थान चिन्ह, ये डॉट 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 डैश 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 ऐसे होता है ना, तो जैसे इनका प्रयोग कैसे करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के डैश 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 जिले में रहता हूँ। अब यहाँ पर कहाँ रहता हूँ, जैसे प्रयागराज में, प्रयागराज। अब जैसे ताजमहल स्थित है, कहाँ स्थित है, अब ये रिक्त स्थान है तो इसको भरना है। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में, आगरा में। आता है अब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, इसका जो है
जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का भाव हो, जैसे क्या, कौन, कैसे, कितने, कहाँ, कब, अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। जैसे आप कहाँ आया ना, रहते हो, तो अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्न हो गया, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आप क्या करते हो, ये क्या का भाव आया, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वह कब जाएगा, क्या करता है, कब खाएगा, कब पिएगा, ऐसे कुछ भी आता है ऐसे जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के भाव हों तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगला है विस्मय बोधक या संबोधक बोधक चिन्ह। ये इसका प्रयोग खड़ी पाई और नीचे बिंदु होता है, ऐसा इसका चिन्ह होता है। इसका प्रयोग मनोभाव व मनोविकारों के लिए प्रयोग किया जाता है। मनोभाव जैसे आश्चर्य, जैसे आश्चर्य का शब्द कोई आ गया, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हर्ष में, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी है तो खुशी के भाव में जब जैसे बोलते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वहाँ पर विस्मयबोधक का चिन्ह करेंगे। जैसे शोक हो गया, जैसे किसी को बहुत बड़ा दुख हो गया, शोक हो गया, जैसे हाय हाय, तो वहाँ पर विस्मयबोधक का चिन्ह करते हैं। ग्लानि या घड़ा क्या होता है, अप्रिय होता है, जैसे छी छी, बहुत गंदा है, ऐसे। संबोधन जैसे अरे, हे राम, तो ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आशीर्वाद, जैसे जीते रहो, चिरंजीवी भवा, स्वीकृत, जैसे हाँ हाँ, ना ना, तो वहाँ पर संबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगले देखते हैं रेखांकन या चित्रांकन चिन्ह। रेखांकन या रेखांकित चिन्ह, रेखांकन या रेखांकित चिन्ह। इसमें क्या होता है, ये इसका चिन्ह ऐसे होता है, एक लाइन होती है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब जैसे हमने अब इसको राजधानी को अंडरलाइन कर दिया, अब पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो अंडरलाइन करो तो नई दिल्ली है। वह विद्यालय जाता है, तो हमने विद्यालय को अंडरलाइन कर लिया, यानी कि रेखांकन कर लिया, पूछ लिया इसमें विद्यालय में संधि कौन सी है, तो रेखांकन चिन्ह का ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जामों में पूछ लिया, बड़ा सा कोई वाक्य लिखा और उसमें कोई शब्द को रेखांकित कर दिया, पूछ लिया प्रत्यय कौन सा है, इसका विलोम क्या होगा, तो वहाँ पर रेखांकित करके पूछ लिया जाता है। नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल। नुक्ता क्या होता है, पाँच ही वर्ण होते हैं जो फारसी, उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं, तो इनको हिंदी में सम्मान देने के लिए नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो केवल 5 ही वर्ण हैं, कौन कौन से, का, खा, गा, जा और फा। ये जब भी जहाँ पर भी आएंगे तो इनके नीचे नुक्ता चिन्ह जरूर आएगा। इनको केवल हिंदी में सम्मान देने के लिए रखा गया है। जैसे कमीना, अब ये कमीना आया है तो यहाँ पर नुक्ता चिन्ह है। कम वक्त, यहाँ कम वक्त का, तो यहाँ पर नुक्ता चिन्ह लगेगा, खा में लगेगा। गजल, वैसे अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी तो है लेकिन ये फारसी का शब्द है, तो यहाँ पर उर्दू का शब्द है अंग्रेजी, तो ये नुक्ता चिन्ह लगेगा। सफल में फा में नुक्ता लगेगा। मक्का में का, दोनों का में लगेगा, मक्का में। गफ़ार, ये गा के नीचे नुक्ता, फा के नीचे नुक्ता, इस फा के नीचे नुक्ता। ऐसे ही नुक्ता मतलब जहाँ पर भी का, खा, गा और जा, फा, ये जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह का चिन्ह ऐसा होता है, जैसे विसर्ग चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है, जैसे प्रायः, प्रातः काल, अब ये यहाँ प्रातः काल, ये यहाँ विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है। पुनः आगमन, अतः एवं। हलंत चिन्ह ये ऐसे होता है, हलंत चिन्ह, जैसे पाठ्य,
वरन, यहाँ पर पाठ ठ के नीचे हलंत है, वरन ना के नीचे हलंत है, ये मूल्यवान ये हलंत, विद्या ये दा के नीचे हलंत, द्वारा दा के नीचे हलंत, विद्वान दा के नीचे हलंत, गद्य स्वयं। ऐसे जैसे विद्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दा कैसे बना है, दा और या से, तो ये दा आधा है ना, इसीलिए यहाँ पर आधा किया, तो वर्तनी की दृष्टि से यही सही होता है। जैसे द्वारा को हम ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन सही ऐसे भी होता है। विद्वान को ये जो वहाँ यहाँ लिखा है तो यहाँ हो गया, तो अब अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसी को छोटा करने के लिए हलंत, छोटा करने के लिए ऐसे कर दिया या हलंत लगा दिया। गद्य ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। स्वयं, अब स्वयं ये माँ जो है कि बिंदी यहाँ पर लग गई तो वो बहुत बड़ा हो गया, तो इसको छोटा करने के लिए यहाँ बिंदु के रूप में। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय को ऐसे लिखते हैं, लेकिन वर्तनी ये सही है, वर्तनी में ये सही रहेगा क्योंकि संस्कृत का रूप है, संस्कृत का शब्द है, तो ये इसलिए वर्तनी की दृष्टि से ये सही रहेगा, ये सही नहीं माना जाएगा। अगला अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह ये होता है। अब ये अनुनासिक वर्णों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, अंगा, इञा, अणा, ना और मा, इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। अब अंगा का ये अंगा का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे मंगल, ये अंग जो ये अंगा है तो ये माँ के ऊपर बिंदु में हो गया। जैसे गंगा, अब जैसे गंगा हो गया तो गंगा को ऐसे भी लिखते हैं, तो उसको इस प्रकार रख दिया गया गंगा को। वैसे कंगन है। अब यहाँ पतंजलि, अब पतंजलि को ऐसे लिखते हैं, पतंजलि ऐसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे ना लिख करके यहाँ बिंदु रख दिया गया। अब जैसे व्यंजन हो गया तो व्यंजन को ऐसे ना लिख करके व्यंजन ऐसे लिख दिया गया, व्यंजन। तो छोटा करने के लिए अनुसार चिन्ह का प्रयोग कर लिया। जैसे पंडित, पंडित को पंडित ऐसे भी लिख लेते हैं, पंडित। अब इसको इतना बड़ा ना लिख करके पंडित ऐसे लिख दिए हैं। खंड, खंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, खंड। इसको छोटा करने के लिए सीधा खंड कर दिया गया, खंड। जैसे ना है संजय, अब संजय जैसे संदेह, संदेह ऐसे लिखेंगे, संदेह। इसको छोटा रूप में संदेह ऐसे कर दिया। अब इनका चिन्ह का प्रयोग कर दिया। स्वयं, संविधान, अब जैसे स्वयं वहाँ बताए ना, अब ये स्वयं को ऐसे लिखते हैं, स्वयं, तो स्वयं को ऐसे ना लिख करके सीधा अनुसार चिन्ह का प्रयोग किया, ऐसे लिख दिया। संविधान, सम, अब एक इसको लिखते सम फिर विधान, ऐसे लिखते हैं, तो इतना बड़ा हो गया। इसको छोटा कर दिया तो इसको कर दिए संविधान। अगला विराम चिन्ह है अर्धचंद्र बिंदु। ये अर्धचंद्र बिंदु है और ये अर्धचंद्र चिन्ह है। तो अर्धचंद्र बिंदु ये अनुस्वार होता है। ऐसे सभी शब्द तद्भव शब्द होते हैं, यानी कि ये जहाँ पर ये अर्धचंद्र बिंदु मिल जाएगा उनको आँख मूंद करके आप तद्भव शब्द में लगा दीजिएगा। तो कौन कैसे, जैसे आँख, अब आँख, ये आँख के ऊपर चंद्र बिंदु है। दांत, मुंह, गांव, चांद, अंधेरा आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप अर्धचंद्र बिंदु करके बना सकते हैं। और अर्धचंद्र चिन्ह ये केवल ऐसे आधे चांद के तरीके होता है। और ये सभी शब्द क्या होते हैं, प्राय अंग्रेजी के होते हैं। जैसे कॉलेज, ऑक्सीजन, डॉक्टर, पॉलीथीन, हाफ, ये लगा नहीं है।
चिन्ह। कॉफ़ी, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो ये सभी अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द किसके होते हैं? अंग्रेजी के होते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।